तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इन्फ्लेक्शन एंड शेयर। आई होप आप सब बेसिक टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होती क्या है एंड एक्सयू मैक्स वगैरह उससे वाकिफ़ हैं आप, और IS 456 यूज़ करनी आती हैं आपको। तो ये 5th सेमेस्टर का टॉपिक है, ये बस स्टार्टिंग होती है हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करने की। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो मैं सारा सॉल्व करने जा रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने की कोशिश करेंगे एंड हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, अगर हम आराम से देखें समझे तो ईजिली हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें मैं एक ऐसा केस भी ले रही हूँ जो फेल हो जाएगा मुझे आगे जाके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कैसे, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये मेरी बीम है, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो ये मेरी बीम है, इस पर एक सुपर इम्पोज्ड लोड 15 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ये एक यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर इस तरह 15 किलो न्यूटन होता इट मीन दैट ये एक पॉइंट लोड था, लेकिन चूंकि ये पर मीटर है, इट्स ऑन अ स्पैन, सो इट इज ए यूडीएल। ये रेस्ट कर रहा है दो मेजनरी स्ट्रक्चर्स पे जो 230 mm वाइड है। इन मेजनरी स्ट्रक्चर्स की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 मीटर्स है। हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। IS 456 2000 हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो है इफेक्टिव डेप्थ ढूंढना। इफेक्टिव डेप्थ होती क्या है, फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बीम का क्रॉस सेक्शन है, हम अपनी बीम हमेशा मोस्टली पोर्ट्रेट व्यू में डिज़ाइन करते हैं। लैंडस्केप में हमारी बीम उतनी सर्विसेबल नहीं रहती और हम मोस्टली करते भी नहीं हैं डिज़ाइन ऐसे। तो ये मेरी फॉर एग्जाम्पल बीम का क्रॉस सेक्शन है, ऑलराइट। एंड ये मेरी रेनफोर्समेंट है, सिंस हम सिंगली रेनफोर्स्ड की बात करें तो सिर्फ एक साइड से मुझे रेनफोर्समेंट देनी है। एंड सपोज ये सेंटर लाइन ऑफ माई रेनफोर्समेंट, तो मेरी इफेक्टिव डेप्थ और यहाँ पर मेरा लोड पड़ रहा है। Effective depth means the distance, the depth from the top of the beam, from the face of the beam, top face of the beam जहां पर मेरा लोड पड़ रहा है, to the center of the reinforcement. That is the effective depth. All right, and the distance from the bottom of the beam to the center of the reinforcement is called as the effective cover. इफेक्टिव कवर। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी है कि इफेक्टिव और क्लियर क्या होता है। इफेक्टिव कवर, क्लियर कवर, इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन। इफेक्टिव जब भी हम सुने इफेक्टिव, इट मीन्स इंक्लूडिंग द सेंटर। कोई भी चीज़ जब आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसी भी चीज़ की देखते हो, सपोज ये मेरी एक कोई बीम है और ये मेरी दूसरी बीम है, तो जब मैं इन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस देखूंगी, ये मेरे सेंटर्स के दरमियान की डिस्टेंस है, ये है मेरी इफेक्टिव डिस्टेंस, इसको मैं कहूंगी इफेक्टिव स्पैन। लेकिन अगर मैं अपने इन्हीं बीम्स के फेसेस से डिस्टेंस लूंगी, यू नो फेसेस से, फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस नॉट इंक्लूडिंग द सेंटर्स, उसको मैं क्लियर स्पैन बोलूंगी। तो यही डिफरेंस होती है इफेक्टिव की और क्लियर की, कि इफेक्टिव जो है दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द सेंटर्स, एंड द क्लियर स्पैन और क्लियर कवर इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द सेंटर, इट डज नॉट, ये सेंटर से नहीं लेता है डिस्टेंस, ये फेसेस से लेता है। तो यही हमारी डिफरेंस है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में आएगा वो ये आएगा कि हमें ढूंढनी है अपनी इफेक्टिव डेप्थ। ओके, तो इफेक्टिव डेप्थ अब हम कैसे ढूंढेंगे? इफेक्टिव डेप्थ हम ढूंढेंगे, हमारा क्लॉज 23.2.1 ऑफ IS 456 2000 को सर्च फॉर इट, आप देख लीजिए वो, उसमें हमें एक फॉर्मूला देके है दैट इफेक्टिव स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। आई होप सबको पता है सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, कंटिन्यूअस फिक्स्ड वो क्या होते हैं। वहां पर एक पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा क्लॉज 23.2.1 में फिक्स्ड बीम का, कि फिक्स्ड बीम के लिए 25 ये रेशियो का वैल्यू 25 है, वो वहां पर मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो हमारी सिंपली सपोर्टेड का वैल्यू 20 है, इस रेशियो का वैल्यू 20 है, कोड बुक ने मेंशन किया है, कहाँ कैसे क्यों हमें वो नहीं देखना है, वी आर गोइंग थ्रू प्रोसीजर, अ सिंपल प्रोसीजर, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो ये हमारा वैल्यू इफेक्टिव स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 20, फाइन, ग्रेट। इसमें अब हम इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, इफेक्टिव स्पैन बाय 20 इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन मुझे अपेरेंटली दिख रहा है 6 मीटर्स है, इन mm इट्स 6000 mm डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 300 mm। तो मैं इफेक्टिव डेप्थ अपनी प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ, इसको आप नाम रखिएगा, प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ मेरी 300 mm है। ऑलराइट, तो मेरी पूरी डेप्थ किसके बराबर होगी? नो व्हाट विल बी द कंप्लीट डेप्थ? कंप्लीट डेप्थ हो गई फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द बॉटम ऑफ द बीम। ऑलराइट, दैट इज द कंप्लीट डेप्थ। तो वो किसके बराबर आएगी? ये हम देख भी सकते हैं दैट कैपिटल D इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर इज द कंप्लीट डेप्थ। तो वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी 300 प्लस हम इफेक्टिव कवर लेते हैं 50 mm का, तो 350 mm मेरी पूरी डेप्थ आएगी। उसके बाद मैं बी, मेरा जो ये वाला डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, ये मैं स्मॉल बी लेती हूँ। एंड सिंस मैं ये पोर्ट्रेट व्यू में डिजाइन करती हूँ अपनी बीम, तो मैं बाय कन्वेंशन हम लेते हैं कि हम बी रखते हैं बराबर कैपिटल D/2 के।
ऑलराइट, जब हम पोर्ट्रेट मोड में बनाते हैं अपनी बीम। तो यहाँ पर मेरा बी आ जाएगा बराबर कैपिटल T/2, कैपिटल डी मैंने यहाँ पर अपना रखा है 350 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 175 mm। ये देख लीजिए आप 175 mm, मतलब मेरे डायमेंशंस इस बीम के आ गए 175 क्रॉस 350 mm। अक्सर क्या होता है जब हमें डिजाइन का क्वेश्चन देके होता है, हमें डायमेंशंस नहीं देके होते हैं, तो हमें हिट एंड ट्रायल्स करनी पड़ती है। इन्हीं डायमेंशंस पे फिर हमें अपना पूरा डिजाइन प्रोसीजर करना पड़ता है। एट टाइम्स क्या होता है, हमारे सपोज मैंने ये डायमेंशन ले लिया, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब मैं आगे, आई एम अवेयर, यू पीपल ऑब्वियसली मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो कि इन डायमेंशंस पे आगे मेरा चेक एक गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी एक ट्रायल डायमेंशन थी, फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक दूसरी ट्रायल लूंगी जिसमें मैं डेप्थ इससे ज्यादा लूंगी, क्योंकि स्पेसिफाई कोड बुक ने मुझे इतनी की है तो मैं इससे कम नहीं ले सकती हूँ, तो मुझे 300 से ज्यादा डेप्थ लेनी पड़ेगी, ऑलराइट। तो उस टाइम मेरे डायमेंशन कुछ और आ जाएंगे और उस पर फिर मुझे सारे चेक्स फिर से करने हैं, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हम डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिजाइन प्रोसीजर्स होते हैं, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। इनफैक्ट दो लोगों के भी सेम डिजाइन प्रोसीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक, बट जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेथड आप अपने फिर इसमें डायमेंशंस यूज कर सकते हो डिफरेंट। 300 अगर निकला आप 350 यूज कर सकते हो, 400 यूज कर सकते हो, जस्ट दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर, 300 से कम नहीं ले सकते हो आप। तो फिलहाल मेरे डायमेंशंस ये आ गए 175 mm क्रॉस 350 mm, बी क्रॉस डी मेरा ये आ गया, ऑलराइट। आगे चलते हैं, अब मुझे इफेक्टिव स्पैन एवेल्युएट करना है। तो अपेरेंटली हमें लगता है इफेक्टिव स्पैन तो 6 मीटर्स का है, तो हमें क्यों इफेक्टिव स्पैन एवेल्युएट करना है, लेकिन हमें हमारा एक क्लॉज है IS 456 में, क्लॉज 22.2, जो हमें बोलता है कि आप दो कंडीशंस चेक कर लीजिए। अगर वो दो कंडीशंस आप चेक कर लेते हैं तो उनमें जो आपको मिनिमम वैल्यू आता है वो आप इफेक्टिव स्पैन ले लीजिए। तो मैं दो कंडीशंस चेक करती हूँ। पहला मैं सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स चेक करती हूँ, तो सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स मेरा 6 मीटर्स है, ठीक, एक कंडीशन चेक। दूसरी कंडीशन मेरी है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब क्लियर स्पैन मैंने आपको अभी बोला, क्लियर मीन्स क्लियर ऑफ द सेंटर्स, clear means which does not take into consideration the distance from centers, clear means distance from the faces। तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इसका क्लियर स्पैन मेरा कितना होगा, क्लियर स्पैन मेरा सेंटर टू सेंटर है 6 मीटर्स, तो 6 मीटर्स में से मैं अगर माइनस करूंगी इस मेजनरी स्ट्रक्चर का हाफ और इस मेजनरी स्ट्रक्चर का हाफ, वो मेरी डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द फेसेस ऑफ दिस मेजनरी स्ट्रक्चर, ऑलराइट। तो दिस इज 6 माइनस 0.23/2 माइनस 0.23/2, ठीक, वो कुछ 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ हमने अभी यहाँ पर 300 mm ले ली, तो यहाँ पर 0.3 इफेक्टिव डेप्थ आ गई, दैट इज इक्वल टू 0.67 मीटर्स, ठीक है। तो इन दोनों में मेरा मिनिमम 6 मीटर्स आएगा, तो मैं 6 मीटर्स इफेक्टिव स्पैन अपना लेती हूँ। यहाँ पर अक्सर लोग बोलेंगे दैट हमने, हमारी तो अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट इफेक्टिव स्पैन है 6 मीटर्स, हमने ये प्रोसीजर किया ही क्यों, बट IS 456 के हिसाब से जब हम चलेंगे तो हमें मिनिमम चीजें भी चेक करनी पड़ती हैं। तो ये चीज हमें IS 456 कहते हैं कि आप ये चेक कीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाएंगे जहाँ ये दूसरा चीज जो है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, यही हमें कम आएगी सेंटर टू सेंटर सपोर्ट डिस्टेंस से, तो ये चीज जरूरी हमें करनी पड़ती है IS के हिसाब से। तो मेरा इफेक्टिव स्पैन यहां पर आ गया 6 मीटर्स, फाइन, ग्रेट। अब मैं इसके बाद जो मेरा स्टेप है वो है डिजाइन लोड एंड फैक्टर्ड मोमेंट। डिजाइन लोड, सर्विसेबल लोड, फेलियर लोड, अल्टीमेट लोड, ब्रेकिंग लोड, बकलिंग लोड, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोड्स हैं। डिजाइन लोड वो लोड है जिसपे मैं अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करती हूँ। डिजाइन लोड और सर्विस लोड में क्या डिफरेंस है, सर्विस लोड वो लोड होता है जहां पे आपकी बिल्डिंग काम, मतलब इट गिव्स यू अ सर्विस। डिजाइन लोड हो गया जब आप उसी लोड को जिसपे आपकी बिल्डिंग वर्क कर रही है उसको मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 किलो न्यूटन, ये कोई स्ट्रक्चर है मेरा, 10 किलो न्यूटन लोड आराम से हैंडल कर पाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ इंक्रीमेंट्स देती हूँ, 15 किलो न्यूटन तक ही मेरा लोड बर्दाश्त कर पाएगा और 15 किलो न्यूटन के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा 10 किलो न्यूटन जो है, ये मान लीजिए मेरा सर्विस लोड है, मींस इस पे मेरा स्ट्रक्चर अच्छे से सर्विस दे रहा है मुझे। इसी 10 किलो न्यूटन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम इसमें फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर दिया तो ये प्रोडक्ट करके ये मेरा डिजाइन लोड आ जाएगा, मतलब उस लोड तक हम डिजाइन कर सकते हैं अपनी, उस लोड तक हमें बिल्डिंग सर्विस दे सकती है, ठीक है। तो दैट इज डिजाइन लोड, ठीक है। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से किसी भी चीज को, वो आपका डिजाइन एंटिटी बन जाएगा। मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, वो डिजाइन मोमेंट बन जाएगा। लोड को कर दो, वो डिजाइन लोड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें वही करना है। तो हम डिजाइन लोड निकाल रहे हैं। अब डिजाइन लोड निकालने के लिए अब हमें करना क्या है, देखो ये जो हमारी बीम है, पहले हम एनालिसिस करेंगे कि इस बीम पे हमारा कितना लोड पड़ रहा है। इस बीम का हर एक चीज का, हर एक एंटिटी का पहला अपना कुछ लोड होता है। इस बीम का लोड, सबसे पहले इस बीम का लोड अपना डेड लोड होगा। इस सपोज इस पेन का मुझे डेड लोड निकालना है, तो मुझे पता होना चाहिए पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट वेट कितना है, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ दिस पेन पर क्यूबिक मीटर। जब मुझे वो चीज पता चल जाती है, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ विद इट्स डायमेंशंस, तो मुझे क्या निकल आता है, इसका डेड लोड। यहां पर मुझे वहां से इंपोज्ड लोड दे के है यूडीएल में, तो मुझे मेक श्योर करना है जो मैं डेड लोड निकालूं वो भी मुझे किलो न्यूटन मीटर में आ जाए, वो भी मुझे यूडीएल में आ जाए। तो डेड लोड जब मैं इस बीम का निकालूंगी डेड लोड, तो मुझे तो इसका यूनिट वेट पता होनी चाहिए, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी मल्टीप्लाइड बाय मुझे इसके डायमेंशंस मल्टीप्लाई इसको करने हैं,
कैपिटल डी, ये डायमेंशंस में मल्टीप्लाई करूंगी। मैं इसको विड्थ, ये वाली लेंथ में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ यूडीएल चाहिए, मेरे इसके यूनिट्स किलो न्यूटन पर मीटर में आने चाहिए। ये यूनिट है मेरा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है मीटर, ये है मीटर, मतलब मेरा लास्ट पे बच रहा है किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि मुझे चाहिए बिकॉज मुझे ये भी यूडीएल में बनाना है। अगर मेरा वहां से लोड देके होता किलो न्यूटन में, पॉइंट लोड में, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको स्पैन भी करती, क्योंकि कितनी बड़ी बीम है ये वो भी मल्टीप्लाई करती, लेकिन हम वो मोस्टली 1 मीटर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, गामा बी डी मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 1 मीटर मल्टीप्लाई करना नहीं है, स्पैन को इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि हमें यूडीएल में चाहिए। तो हमें पता है आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है दैट इज 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो जो हम इसमें अब डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस हम देख रहे हैं हमने एमएम्स में लिए हैं, तो जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं अभी वो इतने अक्वेंटेड नहीं होते हैं विद द यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, तो गलतियां अक्सर यहाँ पर हो जाती है। ये हम किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में लेते हैं और बाकी डायमेंशन एमएम में रख लेते हैं, और आंसर बहुत अजीब आ जाता है और बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो ये सिर्फ हमें नजर में रखना है कि यहाँ पर आराम से सोच के सारे यूनिट्स सेम रखने हैं। तो ये देख लीजिए, सेल्फ वेट ऑफ बीम गामा बी डी, गामा 25 है, आरसीसी का यूनिट वेट 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, बी 0.175 मीटर्स और कैपिटल डी 350 या 0.35 मीटर्स, तो वो 1.53 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा आ जाता है। इम्पोज्ड लोड 15 किलो न्यूटन पर मीटर का देखे हैं, तो टोटल लोड इज इम्पोज्ड लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ द बीम दैट इज 16.53 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया हमारा टोटल लोड। लेकिन इस लोड पे हम नहीं अपना डिजाइन प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से चलना है। तो लिमिट स्टेट मेथड हमें ये स्पेसिफाई करता है कि आप डिजाइन ऑफ फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी कंसिडरेशन में ले लीजिए। तो डिजाइन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे लेंगे कंसिडरेशन में, इसको मल्टीप्लाई करके 1.5, जो कि हम अब करेंगे। तो डिजाइन लोड WU 1.5 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया टोटल लोड, ऑलराइट, तो वो 24.79 हमारा आ रहा है। हम राउंड ऑफ करके 25 रख लेते हैं। अब मुझे मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, हमने 4th 3rd सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा है। वहां हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल हो तो हमें मोमेंट जब निकालना होता है, हम अक्सर देखते हैं दैट इज कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, WL² बाय समथिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग होगा, ट्रायंगुलर लोड के लिए अलग आता है मोमेंट का एक्सप्रेशन, पॉइंट लोड के लिए अलग आता है मोमेंट का एक्सप्रेशन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमें देखना है कि मोमेंट जो है, डिजाइन मोमेंट, फैक्टर्ड मोमेंट मींस डिजाइन मोमेंट। जब आप कहीं पर फैक्टर्ड देखोगे, आपको अक्सर कभी क्वेश्चंस में देखे होगा फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड मोमेंट, तो फैक्टर का मतलब उसने मल्टीप्लाई कर रखा है this factor of safety. If you are seeing factored load, factored moment means उसने factored ये multiply कर रखा है, ओके ओके। तो यहाँ पर अगर मैं factored load ये लेती हूँ, ठीक है, factored moment लेती हूँ, तो मुझे इसमें यूज क्या करना है, factored load, इसमें मैं नहीं, या डिजाइन लोड factored load is one and the same thing। तो इसमें मुझे डिजाइन लोड यूज करना है, मैं इसमें टोटल लोड यूज नहीं कर सकती हूँ। ये यहाँ पर भी गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पर हम टोटल लोड ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर लेकिन लेना क्या है, डिजाइन लोड, सो दैट इज 25 इंटू स्पैन, मेरी बीम का हमने इफेक्टिव स्पैन अभी ले लिया, ये एल यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन है, दैट इज 6²/8, तो 112.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा मोमेंट आ गया, फैक्टर्ड मोमेंट। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेप्थ अपनी चेक करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वहां से नहीं देखे थे डायमेंशंस, हमने डायमेंशंस खुद अज्यूम किए हैं। तो अब हमें ये डायमेंशंस चेक करने हैं। ये आपको याद रखना है, जब हमें वहीं से डायमेंशंस देखे हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है डेप्थ, क्योंकि डायमेंशन आपको वहीं से देखें और आपको मोहतात रहना है डायमेंशन देखने के टाइम, प्रोसीजर करने के टाइम, क्योंकि आप अपना कुछ नहीं डाल सकते हो, आपको डायमेंशन देख के। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया था, इसमें डायमेंशन मुझे वहां से देखे नहीं था, मैंने डायमेंशन ट्रायल बनाई, IS कोड के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस ली, तो अब मुझे ऑब्वियसली चेक करने हैं क्या मेरा जो मैंने डायमेंशन लिया वो मैंने ठीक लिया या गलत लिया, वो मैं कैसे देखूंगी। यहां पर आप एक थंब रूल अपने ज़हन-नशीन कर लेंगे। थंब रूल क्या है हमारा, थंब रूल ये है, आप थ्रू आउट डिजाइन प्रोसीजर रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड ऐसी दो चीजें देखोगे, AST रिक्वायर्ड, AST प्रोवाइडेड, डेप्थ रिक्वायर्ड, डेप्थ प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एक चीज आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि आपका रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड आपका हमेशा लेस देन प्रोवाइडेड आना चाहिए। अब आप बोलोगे प्रोवाइडेड क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, उतना कुछ बड़ा मसला है नहीं है। आप देखो, जब मैंने 300 mm की डेप्थ ली थी ना, ये मैंने प्रोवाइड की थी, ये मैंने अपनी डिजाइन प्रोसीजर में प्रोवाइड की है 300 mm की डेप्थ। सो दिस इज द प्रोवाइडेड डेप्थ। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, इसको आप प्रोवाइडेड लिख लो वहां पर, ठीक है। तो 300 mm मेरी प्रोवाइडेड डेप्थ है। तो रिक्वायर्ड डेप्थ वो है जो मैं अब निकालने जा रही हूँ। तो जब मैं वो प्रोसीजर खत्म कर लूं तो मुझे एक चीज वहां पर दिखनी चाहिए कि जो मेरी रिक्वायर्ड डेप्थ है, जो मैं निकालूंगी अभी, वो मुझे लेस देन आनी चाहिए प्रोवाइडेड डेप्थ की। मतलब मेरा 300 mm से जो भी मेरी रिक्वायर्ड डेप्थ है, ये वो मेरी 300 mm से कम आनी चाहिए। अब वो हम देखेंगे। तो ये आप लिख लीजिए कहीं पर, ये आपको IS में नहीं मिलेगा, ये सिंप्लीफाइड है कि FE 250 के लिए XU max by D, आई होप XU max आपको पता है। अगर नहीं पता है, इसके बारे में एक फुल फ्लेज्ड अलग से एक लेक्चर मैं फिर बनाऊंगी, जिसमें XU max, D, न्यूट्रल एक्सिस, वो सब कुछ मैं बोल दूंगी।
तो Fe250 मेरा स्टील का ग्रेड है जिसको हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं। इसके लिए XU max by D का वैल्यू 0.53 है, Fe415 के लिए 0.48 है, Fe500 के लिए 0.46 है। यहाँ हमारा सारा कारोबार 415 के साथ है क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 415 का दे के है, तो मुझे सिर्फ XU max by D का वैल्यू 0.8 जरूरत है, 0.48 जरूरत है। अब ये RU का क्या मसला है ये मैं बता दूं आपको कि हमारी मोमेंट की IS के हिसाब से एक इक्वेशन है, IS के हिसाब से ऑलराइट। तो MU की हमारी एक इक्वेशन IS कोड के हिसाब से है 0.36 FCK XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D into BD square। ये मेरी मोमेंट की इक्वेशन है IS के हिसाब से। तो इसमें जो मेरी ये वाली एंटिटी है इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको हम कहते हैं और इसकी इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये कांस्टेंट है क्योंकि XU max by D 250 के लिए कांस्टेंट है, 415 के लिए कांस्टेंट है, 500 के लिए कांस्टेंट है, ठीक। FC के भी कांस्टेंट है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ये भी कांस्टेंट है। तो ये मेरा सारा जो है ना ये कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं बाय RU। इस RU को अब हमने नाम रखा है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये ठीक है। तो ये हम एवेल्युएट कर रखते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली क्या डालना है 0.36 मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, XU max by D 0.48 है, 1 माइनस 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 0.48, ठीक है। तो RU मैंने एवेल्युएट कर दिया, ठीक। ये आंसर मेरा आ रहा है 3.45 में। अब रिक्वायर्ड डेप्थ अगर आप देखोगे इसी से अगर हम देखेंगे ये मेरा MU है, MU इज इक्वल टू RU इंटू BD स्क्वायर। अब अगर इसमें मुझे D निकालना है, व्हाट इज D? दिस इज इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MU बाई RU इंटू B। MU का वैल्यू हमने अभी निकाला था यहाँ पर 112.5 किलो न्यूटन, 112.5 किलो न्यूटन मीटर। जो मैं B लेने जा रही हूँ ना डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन है B मेरा, ये मेरा mm में है, राइट। तो ये मैं mm में डालूंगी, ये क्योंकि mm में मुझे रखना इजी हो जाएगा, तो मैं ये किलो न्यूटन मीटर में नहीं रख सकती हूँ मोमेंट, मुझे मोमेंट को भी चेंज करना है न्यूटन mm में। तो इसके लिए क्या करना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶। क्यों? 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो 1 किलो न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू 1000 into 1000 न्यूटन mm, दैट इज 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो वो हमने कर दिया। RU का वैल्यू हमने निकाल दिया है 3.45, वो रख लेंगे इधर, मल्टीप्लाई करेंगे B से जो हमें 175 रखा था, B क्रॉस D डायमेंशन अगर याद हो आपको 175 क्रॉस 350 रखा था। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा D का वैल्यू आ जाता है 432, जबकि मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा प्रोवाइडेड वैल्यू ज्यादा आना चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू से। प्रोवाइडेड वैल्यू मेरा 300 था लेकिन रिक्वायर्ड मुझे 432 निकला, तो ये मेरा कंडीशन जो है ये फेल हो गया। मुझे सारा सेक्शन नए से डिजाइन करना पड़ेगा, मुझे नई ट्रायल सेक्शन लेनी पड़ेगी। अब अगर आप सोचोगे कि इससे क्या फर्क पड़ा, अगर मैंने 300 mm प्रोवाइड किया था लेकिन मुझे रिक्वायर्ड निकला 432, तो आप बोलोगे डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा जब आप 300 mm प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आपकी डेप्थ ज्यादा आ रही है, ये आपकी डेप्थ ज्यादा आ रही है इससे। इसका मतलब अगर डेप्थ ज्यादा है आपको इसमें स्टील भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आपको इसमें स्टील बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो जब इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी और अगर फॉर एग्जांपल लोड जो है वो अल्टीमेट लोड से ज्यादा पड़ गया हमारे स्ट्रक्चर पे, तो हमारी जो बीम है ये क्रैक होने लगती है। इसमें 3 तरह के सेक्शंस हमारे पास होते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड रीइंफोर्स्ड सेक्शन। हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सॉरी बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम कभी कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वही होता है जिसमें आपको प्रोवाइडेड डेप्थ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड डेप्थ आएगा, प्रोवाइडेड स्टील ग्रेटर देन रिक्वायर्ड स्टील आएगा, ठीक है, वो आपकी अंडर रीइंफोर्स्ड होती है। और जिसमें आपको ये वाइसी वर्सा हो जाएगा तो वो आपका ओवर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर है। ओवर रीइंफोर्स्ड एज द नेम सजेस्ट इसमें रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, कंक्रीट की क्वांटिटी कम हो जाती है। कंक्रीट की क्वांटिटी कम होने से अब क्या हो जाएगा कि जब हमारे उस स्ट्रक्चर पे सपोज ओवर रेनफोर्स्ड मेरा स्ट्रक्चर है, इस पे अब मेरा जब लोड पड़ जाता है, बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है, तो इसमें मेरा फेलियर पहले ही कंक्रीट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा है, कंक्रीट बहुत कम है, तो लोड जो है कंक्रीट पे जब आ गया तो कंक्रीट कोलैप्स होने लगता है। और कंक्रीट स्टील की तरह सपोज आप स्टील पे जब देखोगे आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में या किसी में आप देखोगे तो स्टील आहिस्ता आहिस्ता से डिफॉर्म होगा, इकट्ठे वो ब्रेक नहीं होता है, स्टील आहिस्ता आहिस्ता से स्टील ब्रेक होता है, तो हमें वार्निंग्स मिलने लगती है, हमारा बकल हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगर हमारे स्टील में फेलियर आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर पहले बकल हो जाएगा, तो हमें दिखेगा कि कुछ फेलियर आ रहा है और हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे। लेकिन जो ओवर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं इसमें फेलियर कंक्रीट में आ जाता है, तो कंक्रीट में आपको बकलिंग नहीं होती है, कंक्रीट इकट्ठे फेल हो जाता है और हमारा पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। दैट्स व्हाई हमारे ओवर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर जो है वो डिजायरेबल नहीं होते, हम अंडर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर ही रखते हैं जिसमें हमारा कंक्रीट ही ज्यादा होता है और हमारी रेनफोर्समेंट कम हो जाती है, ठीक है, रेनफोर्समेंट कम हो गई, कंक्रीट ज्यादा हो गया,
तो हमें फेलियर जब आएगा हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी कि हमारा स्टील जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बकल होने लगेगा, सीमेंट में आहिस्ता आहिस्ता क्रैक हो जाएंगे, कंक्रीट में क्रैक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हमें पता लगेगी क्योंकि अंडर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स में हमें पहले वार्निंग मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा वही मसला है कि हमें रिक्वायर्ड डेप्थ जो है वो ज़्यादा आ गई देन द प्रोवाइडेड डेप्थ। हेंस हम ये सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, एक ट्रायल सेक्शन लेंगे जो कि हम नई वीडियो में देखेंगे।